संग्राम सिंह झाड़ियों के करीब पहुंचे ही थे कि कोई झाड़ियों से एकदम से बाहर निकला और उसे देखते ही संग्राम सिंह के कदम एकदम से रुक गए और उनके चेहरे पर पसीना टपकने लगा। पर वो कोई और नहीं, राहुल ही था, जो पसीने से लगभग भीगा हुआ था और बुरी तरह हांफ रहा था। राहुल! पापा! पापा! बाप बेटे की जबान जैसी रुक सी गई थी। टॉर्च की रोशनी में संग्राम सिंह ने राहुल को इस बुरी हालत में देखा तो दंग रह गए। वो कुछ पूछते उससे पहले ही राहुल ने कहा, पापा! पापा, जल्दी निकले यहां से। और वो संग्राम सिंह का हाथ पकड़ के उन झाड़ियों के पास से ऐसा भागा जैसे कोई बड़ी मुसीबत आ गई हो। संग्राम सिंह भी कुछ ना कह पाए और ना ही कुछ कहने का मौका दिया। संग्राम सिंह ने जाने राहुल के चेहरे पर किसी ऐसे भाव को देख लिया था कि कोई सवाल ही ना पूछ सके। दोनों उस जंगल से इस कदर भाग रहे थे जैसे जाने कितने दिन अंदर पहुंच चुके थे। उस जंगल में कुछ तो अजीब था, या कहें बहुत कुछ अजीब हो रहा था। आज रात हुई एक भी घटना साधारण नहीं थी, ना जाने ये किस भयानकता से जुड़ने वाली थी। कुछ घटनाएं जिंदगी में बदलाव का आगमन करती हैं और यहाँ तो ये घटनाएं असाधारण ही लगने लगी थी। संग्राम सिंह और राहुल जंगल से जल्द ही बाहर आ गए। दोनों अब भी खामोश थे, पर सड़क पर अब कार नजर नहीं आ रही थी। जब दोनों कार के पास पहुंचे, वहां गीता और अर्चना नहीं दिख रहे थे। हे भगवान, अब ये दोनों कहां चले गए? संग्राम सिंह ने कार के पास आते ही हांफते हुए कहा। अब उनका गला भी सूखने को था। पहले राहुल को ढूंढने की बेचैनी और अब ये दोनों, ये क्या हो रहा था? वहीं राहुल इतना खुद डरा हुआ था कि वो कुछ नहीं बोल पा रहा था और जल्दी से वो कार के अंदर जाके बैठ गया, जैसे किसी जानवर के डर से बच्चा पलंग के ऊपर चढ़ जाता है। संग्राम सिंह राहुल के इस व्यवहार से कुछ चौंक से गए। राहुल से भी उनके पास कुछ सवाल पूछने का समय नहीं था। वो शायद राहुल की खामोशी का मतलब कोई डर मान चुके थे। वो सड़क के चारों तरफ पत्नी और बहू को पुकारने लगे, अर्चना! गीता! अर्चना! गीता! न जाने वो दोनों भी कहां गायब हो गई थी। संग्राम सिंह दौड़कर कार के पास आए और खिड़की से अंदर झांककर राहुल से पूछने लगे, बेटा ये दोनों तो यहीं खड़े थे, लेकिन अचानक कहां चले गए? राहुल अब भी शांत था और संग्राम सिंह की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था, जैसे वाकई ही उसे किसी सांप ने सूंघ लिया हो। कार के चारों तरफ अंधेरा जैसे और बढ़ गया था। संग्राम सिंह अब कार की दूसरी तरफ भागकर उन दोनों को पुकारने लगे, अर्चना! गीता! अर्चना! गीता! संग्राम सिंह की हालत उस फौजी की तरह हो चुकी थी जिसके पास ना तो लड़ने के लिए बंदूक थी और ना ही अपने देश के बॉर्डर का पता, और साथियों का साथ तो भूल ही जाओ। संग्राम सिंह सूखे गले से जोर जोर से चिंगाड़ रहा था, पर वो जंगल शायद अपनी ही मौज में था। वो जंगल संग्राम सिंह की आवाज को इस कदर अपने अंदर समा रहा था कि कोई भी आवाज गूंज नहीं रही थी। संग्राम सिंह सड़क के दोनों ओर पागलों की तरह चिल्लाए जा रहा था, अर्चना! गीता! अर्चना! गीता! इस एक रात में जैसे सब कुछ बदल चुका था। संग्राम सिंह की पत्नी और बहू गायब थी और उनका बेटा खामोश हो चुका था। संग्राम सिंह सड़क के दोनों ओर पागलों की तरह चिल्लाए जा रहा था, अर्चना! गीता! अर्चना! गीता! इस एक रात में जैसे सब कुछ बदल चुका था। संग्राम सिंह की पत्नी और बहू गायब थी और उनका बेटा खामोश हो चुका था। संग्राम सिंह अब अकेले ऐसे इंसान थे जो पूरे परिवार को वापस वहां से सही सलामत लेकर जाना चाहते थे। तभी संग्राम सिंह को जंगल के एक कोने में, जो कि सड़क से लगा हुआ ही था, कुछ दिखाई दिया, जैसे कोई परछाई या फिर कोई खड़ा हो उन जंगलों की तरफ मुंह करके। संग्राम सिंह के शरीर में झुंझुनाहट ने दस्तक देना शुरू कर दिया था। अचानक ये सब क्या हो रहा था संग्राम सिंह की समझ से परे था। अचानक क्यों राहुल का उन झाड़ियों के आने के बाद से चुप हो जाना और अब अर्चना और गीता का गायब हो जाना।
पर वो हिम्मत दिखाते हुए उस ओर बढ़े। संग्राम सिंह के कदम उन झाड़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। परछाई और पास आती जा रही थी, पर वो परछाई किसी भी तरीके से हिल नहीं रही थी। उनके पास कोई टॉर्च भी नहीं थी, क्योंकि राहुल भी बिना टॉर्च के उन झाड़ियों से वापस आया था। जब वो उन परछाइयों के पास पहुंचने वाले थे, उन्हें लगा वहां एक नहीं कुल 3 लोग थे। संग्राम सिंह का दिमाग इस कदर सोच में था कि आखिर ये तीसरा कौन है। अगर ये गीता और अर्चना ही हुए तो? उनके कदम अब भी अर्चना और गीता की उम्मीद में परछाइयों तक पहुंच ही गए। गीता, अर्चना, क्या ये तुम लोग हो? और साथ में कौन था? संग्राम सिंह जब एकदम से पास में आए तो वहां सिर्फ 2 लोग थे, और वो कोई और नहीं, गीता और अर्चना ही थे। संग्राम सिंह ने दोनों के पास आते ही उन्हें जोर से हिलाया। क्या हुआ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों जैसे मूर्त से बने खड़े थे, पर संग्राम सिंह के हाथ लगाते ही बोले, पापा आप, पता नहीं हम यहाँ कैसे आ गए। गीता लगभग सांस अटकते हुए बोली, हे राम, हम यहाँ कैसे आ गए? अर्चना ने चारों तरफ देखते हुए कहा। संग्राम सिंह ने दोनों की आंखों में देखा और लगा जैसे वो दोनों सच कह रहे हो। उन्हें पता ही ना हो वो लोग कहाँ से आए। और वो तीसरा कौन था तुम लोगों के साथ? कौन तीसरा? यहाँ तो कोई नहीं है पापा। गीता ने इधर उधर देखते हुए कहा, अरे मम्मी, हम यहाँ कैसे आ गए? अरे हम कार से इतनी दूर कैसे आ गए? अर्चना ने आसपास देखते हुए कहा। संग्राम सिंह एकदम हैरान हो चुके थे उन सब चीजों से। वो ये जान चुके थे यहाँ कुछ तो अजीब हो चुका है, और यहाँ एक पल और रुकना मतलब किसी और मुसीबत को बुलावा देने जैसा था। ये रात ना जाने उन लोगों के साथ क्या गुल खिला रही थी। राहुल कहाँ है जी? कहाँ है मेरा राहुल? अर्चना एकदम से राहुल के बारे में पूछने लगी। वो एकदम ठीक है, तुम लोग घबराओ मत, वो कार में है। जल्दी निकलो यहाँ से और कार में बैठो। पता नहीं क्यों राहुल अभी भी डरा हुआ लग रहा है कि सब हो क्या रहा है। संग्राम सिंह ने गीता और अर्चना का हाथ कसकर ऐसे पकड़ा जैसे कोई पिता अपने बच्चों को दोनों तरफ से पकड़कर सड़क पार करवाता है। संग्राम सिंह कार की तरफ दोनों को लेकर बढ़े और पीछे से जंगल अजीब सी आवाजों के साथ उन्हें डराने लगा। उन तीनों में भी राहुल की तरह इस तरह डर बढ़ चुका था कि सबके लफ्ज खामोश हो चुके थे। कार के करीब आते ही अर्चना और गीता राहुल राहुल करने लगी, और उसके कार के अंदर बैठते ही वहां पहुंचते ही तमाम सवाल करने लगी। लेकिन राहुल उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था, पर उसने जाने क्यों संग्राम सिंह से जल्दी गाड़ी चलाने का इशारा किया। उस समय किसी के मन में ये नहीं आया कि ये सब अचानक हो क्या रहा था, वो कहाँ जा रहे थे और ये सब हुआ कैसे, वो यहाँ फंसे कैसे। सब कुछ जैसे सुन्न हो चुका था। एक एक्सीडेंट, खून के धब्बे, राहुल का जंगल में जाकर आना, गीता और अर्चना का यूं अचानक कार से दूर चले जाना, बस इतनी सी घटनाएं तो घटी थी जिसे अब तक कोई समझ नहीं पा रहा था। पापा, पापा जल्दी कार स्टार्ट कीजिए प्लीज। सब कुछ जैसे सुन्न हो चुका था। एक एक्सीडेंट, खून के धब्बे, राहुल का जंगल में जाकर आना, गीता और अर्चना का यूं अचानक कार से दूर चले जाना, बस इतनी सी घटनाएं तो घटी थी जिसे अब तक कोई समझ नहीं पा रहा था। पापा, पापा जल्दी कार स्टार्ट कीजिए प्लीज। गीता ने बहुत ही बेसब्रेपन से कहा। उसकी आवाज में डर गहरा सा था। और ये राहुल चुप क्यों है पापा? उसने राहुल के बगल में बैठते हुए उसका हाथ पकड़कर कहा। राहुल कार की पिछली सीट पर दुबक कर बैठा हुआ था। जब से ये उन जंगलों से बाहर आया है, जाने क्यों खामोश है? संग्राम सिंह ने उत्तर दिया और कार स्टार्ट करने लगे। हे राम, मैंने जो सोचा था वही हो रहा है। जाने हम उन जंगलों तक कैसे पहुंच गए, याद भी नहीं आ रहा। और अब ये राहुल, आप जल्दी गाड़ी भगाइए, इससे पहले कि अमावस की रात अपनी शामत हम पर उतारे। अर्चना ने कार में चिल्लाते हुए कहा, जो कि संग्राम सिंह की बगल में बैठी हुई थी। उनकी नजर कभी राहुल को तो कभी कार के बाहर शीशे से देखने में लगी हुई थी। गीता बार बार राहुल के हाथों को अपने हाथों में लेकर ऐसे सहला रही थी जैसे ठंड में कोई शरीर में गर्मी लाने के लिए करता है। बात क्या है राहुल? हुआ क्या है बेटा? कुछ कहेगा भी? संग्राम सिंह ने गाड़ी चालू करते हुए पूछना चाहा। कार भी चालू होने में जाने क्यों समय ले रही थी।
राहुल, जो कि अब तक शांत बैठा हुआ था, अचानक से बोल पड़ा और उसकी आवाज उस डरे हुए हिरन की तरह लग रही थी जो किसी शेर से डर कर भागा हो। राहुल ने सबकी तरफ एक नजर घूर कर कहा, पापा पापा सब बताऊंगा, पहले आप निकलिए यहां से, जल्दी, जितना जल्दी हो सके। वो राहुल अब चिल्लाया जैसे उनके पीछे कोई भूत पड़ा हो या फिर कोई जंगली जानवर। अर्चना और गीता चुपचाप राहुल को देखते रहे। किसी ने भी राहुल को पहले इतना डरा या घबराया हुआ नहीं देखा था। अचानक से कार में शांत बैठा राहुल जाने कार के शीशे से क्या बाहर देखकर चीख पड़ा। राहुल के साथ गीता और अर्चना ने भी बाहर देखना चाहा, पर शायद वहां कोई था ही नहीं। उस भयानक अंधेरे के कारण कुछ नहीं दिख रहा था। संग्राम सिंह ने गाड़ी स्टार्ट तो की, पर गाड़ी आगे भी बढ़नी चाहिए थी। अंदेशा था गाड़ी पहले की तरह जाम तो नहीं रह जाएगी, पर गियर लगाकर रेस देते ही इस बार जाने कार कैसे दौड़ पड़ी। संग्राम सिंह ने ना जाने राहुल की आंखों में ऐसा कौन सा डर पहचान लिया था कि उनको ये संदेह हो गया था कि जरूर कुछ बुरा हुआ है। संग्राम सिंह उस बात को याद कर रहे थे जहां उन्होंने दूर से जंगल के पास 3 परछाइयों को देखा था, पर वो उसे अपना वहम मान रहे थे क्योंकि जब वो पास पहुंचे थे तो वहां सिर्फ अर्चना और गीता ही थे। संग्राम सिंह जैसा शेरदिल आदमी अब भी उस बात को मानने को तैयार नहीं था कि वो सच था या सिर्फ आंखों का धोखा। उस जंगल के रहस्यमय माहौल ने सबको अपनी जकड़ में जकड़ लिया था और सबके दिलो दिमाग पर एक खौफ सा छाया हुआ था। ये सब क्या और क्यों हो रहा था? सभी के दिमाग सुन्न हो चुके थे। अर्चना अमावस में भटकते भूत प्रेतों की बात शुरू से ही रट रही थी, पर अब तक किसी ने भूत देखा ही नहीं था और ना ही कोई ऐसा वाकया हुआ था जिससे ये पुख्ता तौर पर कहा जा सके कि ये अंधविश्वास भूतों और अमावस वाला सच था या झूठ। पर सबके दिमाग में एक ही सवाल था, ऐसा क्या देख लिया था राहुल ने? सड़क पर संग्राम सिंह अपनी कार को तेजी से भगा रहे थे। कार की स्पीड राहुल की घबराई आवाज से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। उस समय कार में कयामत से आने के पहली वाली भयानक भरी शांति छाई हुई थी। राहुल के माथे से पसीना टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कार में बैठे हुए चारों लोगों को मानो काटो तो खून नहीं। इस समय कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। डर ने सबके सोचने समझने की शक्ति को कमजोर बना रखा था। सब लोग कार के शीशे से बाहर इस कदर देख रहे थे कि जैसे कब उनकी कार जंगल से बाहर निकल जाए। लगभग 5-10 मिनट के बाद अर्चना ने इस भयानक खामोशी को तोड़ा। राहुल, क्या हुआ है बेटा? हमें कुछ बताएगा? तू ठीक तो है ना? तू चिंता मत कर, हम बहुत जल्द इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे। बेटा, हे भगवान, ना जाने मेरे बेटे ने ऐसा क्या देख लिया है। सब लोग कार के शीशे से बाहर इस कदर देख रहे थे कि जैसे कब उनकी कार जंगल से बाहर निकल जाए। लगभग 5-10 मिनट के बाद अर्चना ने इस भयानक खामोशी को तोड़ा। राहुल, क्या हुआ है बेटा? हमें कुछ बताएगा? तू ठीक तो है ना? तू चिंता मत कर, हम बहुत जल्द इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे। बेटा, हे भगवान, ना जाने मेरे बेटे ने ऐसा क्या देख लिया है। अर्चना राहुल को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी और फिर जैसे राहुल ने भी अपनी चुप्पी तोड़ने की कोशिश की। वो हमें यहाँ से निकलने नहीं देंगे मम्मी। राहुल ने अपनी खौफ भरी चुप्पी तोड़ी, पर यह चुप्पी अब सबको डराने वाली लग रही थी। संग्राम सिंह ने एक नजर पीछे मुड़कर राहुल को देखा, पर अगले ही पल उनका ध्यान अभी भी तेज गति से भाग रही कार की स्टीयरिंग पर ही आ गया था। मैं कुछ समझा नहीं राहुल, तुम कहना क्या चाहते हो? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम बताओगे आखिर बात क्या है? ऐसा क्या देख लिया तुमने जो इतने खौफ में हो? हाँ राहुल, मैंने तुमको इतना परेशान कभी नहीं देखा। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज कुछ बोलो राहुल। गीता, जो कि कार की पिछली सीट पर राहुल के साथ बैठी थी, राहुल के माथे से टपकते हुए पसीने को अपने दुपट्टे से पोंछते हुए बोली, लेकिन राहुल के चेहरे पर अब भी खामोशी ने घर बनाया हुआ था।
उसके होंठ अब अपने आप सिलने लगे थे। ऐसा ही लग रहा था। कार सड़क पर अब भी तेज गति से दौड़ रही थी और संग्राम दंपत्ति अपने बहू गीता और बेटे राहुल के साथ उस कार में खौफनाक खामोशी और अजीब डर के साथ सफर कर रहे थे। सड़क पर अभी भी दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और जंगल था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था इस भयानक रात ने उस सड़क और जंगल को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। अचानक राहुल बोला और फिर अचानक से अगले ही पल वो ठहाके लगा के हंसने लगा। सब लोग परेशान थे। आखिर राहुल को ये हो क्या गया है और ये ऐसे हंस क्यों रहा है? अर्चना ने संग्राम सिंह को गाड़ी रोकने को कहा, पर राहुल अचानक बोल पड़ा और उसकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट घुल गई थी। नहीं पापा, गाड़ी मत रोकिएगा। अगर गाड़ी रुक गई तो अंजाम और भी भयानक होगा। बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? कहीं मेरे बेटों को किसी आत्मा या भूत ने तो अपने वश में नहीं कर लिया? अर्चना घबराए हुए स्वर में बोली। अर्चना को अपना शक सच होते दिखने लगा था, क्योंकि जो कुछ भी इस समय हो रहा था वो कोई साधारण बात नहीं थी। मम्मी आप सही थी, मम्मी आप सही थी। राहुल ने ना जाने क्यों इस बात की रट लगा रखी थी। राहुल की बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी। क्या बुरा हुआ था और क्या होने वाला था? अब भी ये एक सवाल सा था सबके लिए, जिसका जवाब राहुल ही दे सकता था। सबका ध्यान राहुल की बातों में इस कदर उलझ रहा था जैसे उनके डर अपने साथ हुए उस छोटे से हादसे और एक्सीडेंट को जैसे भूल ही चुके थे। अर्चना सामने वाली सीट पर बैठी हुई थी, पर उसकी नजर पीछे राहुल को ही देख रही थी। उसने मुड़कर राहुल का हाथ अपने हाथों में ले लिया और पूछा, बेटा, तुम्हारे पापा, मैं और गीता सब परेशान हैं। हम सब जानना चाहते हैं ऐसा क्या हुआ जिसके कारण तुम ये कहना चाहते हो कि मैं सही थी। हमें समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। डरो नहीं बेटा, प्लीज हमें बताओ क्या हुआ था वहां पर। माँ चाहे कितनी भी परेशान क्यों ना हो, पर वो अपने बच्चों को हमेशा हौसला देने की कोशिश करती है। सवाल तो वैसे बहुत पूछे जा रहे थे, लेकिन राहुल जवाब किसी का भी नहीं दे रहा था। एक खौफ था उसके चेहरे पर जो अभी तक नहीं गया था। पता नहीं क्यों राहुल कभी अचानक भागने को बोलने लगता था और जब कुछ पूछा जाता तो खामोश हो जाता था। राहुल किसी से भी नजरें नहीं मिला रहा था। गीता उसके बगल में बैठी उसके हाथ को पकड़े हुई थी। संग्राम सिंह अब भी उन काली सड़कों पर कार दौड़ा रहा था और जैसे इन जंगलों से जल्दी अपनी कार को बाहर निकालना चाह रहा था। अगले ही पल आखिरकार राहुल ने खौफ में समाई अपनी जुबान खोली। मम्मी, पापा, गीता। राहुल की आवाज बेशक अब भी डरी हुई थी, फिर भी ना जाने वो कौन सा राज बताने वाला था। फिर उस कहानी की शुरुआत होने लगी जिसका इंतजार पूरा परिवार अब तक कर रहा था। जब मैं झाड़ियों के पीछे उस आदमी को ढूंढने गया, मैं अपनी टॉर्च लिए इस उम्मीद से आगे बढ़ा कि शायद वहां कोई जख्मी हालत में होगा, पर मुझे वहां कोई भी नहीं दिखाई दिया। एक पल के लिए पता है मुझे ये भी लगा कि शायद वो कोई इंसान ना हो, कोई जानवर भी तो हो सकता है जो कार से जख्मी होकर जंगल में चला आया हो। लेकिन वो जानवर हो या इंसान, उसे मदद तो चाहिए होगी ना। इसी उम्मीद के साथ मैं झाड़ियों में आगे निकला तो मुझे काले और घने जंगल के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने आवाज लगाई, कोई है वहां? हेलो, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। अगर आप वहां हो तो प्लीज जवाब दो। लेकिन किसी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। टॉर्च की रोशनी भी उस काले घने जंगल और इस काली अमावस की रात में फीकी पड़ रही थी। मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था। तभी थोड़ी देर की कोशिश के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि वहां कोई भी नहीं है, और यह भी एहसास हो चुका था कि मैं किसी को ढूंढते हुए ना जाने किस मायावी से दिखने वाले भयानक जंगल में आ चुका हूँ। और साथ ही ये एहसास भी मेरे दिल को हो चुका था कि अगर कोई जानवर ही होता तो इतनी दूर जंगल में कैसे जख्मी हालत में आ सकता था। इसी एहसास के साथ मैं वापस आने के लिए मुड़ा ही था कि तभी कुछ हल्की सी आवाज मेरे कानों में आई। मैं एकदम से पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। मैंने एक बार फिर आवाज लगाई, तभी मुझे किसी की रोने की आवाज आई।
मुझे अब इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि कोई हमारी कार से जरूर टकराया था। मैं जल्दी से अपनी टॉर्च लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जंगल में चलने के बाद मैंने देखा। इतना कहते ही राहुल की आवाज में जैसे एक अजीब सा डर थरथरा रहा था और उसकी आवाज जैसी रुक सी गई। संग्राम सिंह अब भी कार को सरपट भगा रहे थे। क्या देखा बेटा तुमने? कौन था वहां? अर्चना ने पूछा। मम्मी वहां पर एक पेड़ के नीचे ना कोई बैठा हुआ था। कुछ देर सांस रोकने के बाद राहुल ने आगे बताया। कौन था वहां? गीता ने पूछा, जो अब पूरी तरह डर रही थी। ये तो मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया कि वहां कौन था, क्योंकि जब मैं पास पहुंचा तो देखा एक पेड़ के पास बैठे कोई रो रहा था। अब मुझे समझ में आ गया था कि वो किसी औरत की रोने की आवाज थी। मैं बहुत हैरान हुआ कि आखिर एक औरत इस भयानक जंगल में बैठी रो क्यों रही है, और वाकई क्या वो हमारी कार से टकराकर घायल हुई थी तो सड़क से इतनी दूर वो जंगल में कैसे आ गई? मम्मी वहां पर एक पेड़ के नीचे ना कोई बैठा हुआ था। कुछ देर सांस रोकने के बाद राहुल ने आगे बताया। कौन था वहां? गीता ने पूछा, जो अब पूरी तरह डर रही थी। ये तो मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया कि वहां कौन था, क्योंकि जब मैं पास पहुंचा तो देखा एक पेड़ के पास बैठे कोई रो रहा था। अब मुझे समझ में आ गया था कि वो किसी औरत की रोने की आवाज थी। मैं बहुत हैरान हुआ कि आखिर एक औरत इस भयानक जंगल में बैठी रो क्यों रही है, और वाकई क्या वो हमारी कार से टकराकर घायल हुई थी तो सड़क से इतनी दूर वो जंगल में कैसे आ गई? क्या तुमने उससे बात की? और अगर उसे मदद चाहिए थी तो तुमने हमें वहां से कार भगाने को क्यों कहा बेटा? संग्राम सिंह ने पूछा, जो कि कार चलाने के साथ साथ राहुल की बात को गौर से सुन रहे थे। और उनको अब इस बात का एहसास हुआ कि राहुल को जंगल में किसी की मदद के लिए भेजा था। खैर, उस भयानक डर के कारण सभी उस बात को लगभग भूल चुके थे। पापा जब मैं उस पेड़ के पीछे गया तो मैं और भी हैरान हो गया। मैं बिल्कुल भौचक्का रह गया ये देखकर कि वहां पर एक बूढ़ी औरत थी और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। मैं उनके पास गया और देखा वो बच्चा बेहोश था, और जब मैंने उस टॉर्च से उसे देखा तो पता चला उस बच्चे के सर से खून आ रहा था। मैं ये सब देख के बहुत ज्यादा घबरा गया था। पापा, बच्चा बहुत ही मासूम लग रहा था, पर वो शायद बेहोश था। बूढ़ी औरत उसके माथे पे हाथ फेर रही थी। मैंने उस औरत से पूछा, अम्मा, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। आप लोग इस सुनसान जंगल में कैसे आ गए? क्या आप लोग हमारी कार से टकराए थे? अगर ऐसा था तो प्लीज हमें माफ कर दो। मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। क्या ये आपका पोता है? लेकिन इतना बोलने के बाद भी उस बुढ़िया ने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा और वो लगातार रोए ही जा रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अम्मा, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। मेरी कार यहीं पास सड़क पर खड़ी है, हमें जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, प्लीज। पूरा जंगल एक अजीब सी आवाज से गूंज रहा था, जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो सब क्यों और क्या था। पापा, मैं उससे बात करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे वो मुझे देखकर भी अनदेखा कर रही थी या मुझे जानबूझकर नजरअंदाज कर रही थी। जबकि मैं बड़ा हैरान था कि भला इस घने जंगल में कौन मदद नहीं चाहेगा, और फिर आखिर ये बुढ़िया खामोश क्यों थी? और तभी उसके रोने की आवाज एकदम खत्म हो गई। और ऐसा लगा जैसा पूरा जंगल उसकी रोने की आवाज के चुप होते ही एकदम शांत हो गया। पापा, ये सब इतना ज्यादा डरावना था कि मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल रहा था। फिर उस बूढ़ी औरत ने बिना मेरी तरफ देखे खौफनाक ढंग से कहा, तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? अम्मा, माफ कीजिएगा, दरअसल गलती मेरी है। कार मैं ही चला रहा था और ये सब कैसे हुआ मैं खुद समझ नहीं पाया। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आप लोगों की प्लीज मदद करने दीजिए। मैं अपने परिवार के साथ एक पार्टी से लौट रहा था और ये हादसा हो गया। मैंने उसे जवाब दिया और माफी भी मांगी। तुम बड़े लोग कार ऐसे चलाते हो कि हम जैसे गरीब लोग तुम्हें दिखाई भी नहीं देते। मेरा इस दुनिया में मेरे पोते सोनू के अलावा कोई नहीं था। अब ये नहीं रहा। अम्मा प्लीज रो मत। मैंने उसकी सांस चेक की है, वो चल रही है, पर लगता है खून ज्यादा बह गया है। उस बच्चे के सर पर गहरी चोट थी जिससे अब भी खून बह रहा है। अम्मा, खून ज्यादा बहने के कारण वो बेहोश है। आप जल्दी चलिए, इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। इसे कुछ नहीं होगा अम्मा, मैं वादा करता हूँ, इसे कुछ होने नहीं दूंगा, मेरा विश्वास कीजिए। जंगल एकदम शांत लग रहा था, पर भयानक और काला होता जा रहा था।
स्कूल से आने के बाद सोनू हमेशा मेरी मदद करता था। हम यहीं पास के गांव में रहते हैं। मैं गरीब हूँ, इसलिए जंगल से सूखी लकड़ियाँ चुनकर उसे शहर में बेचकर अपने सोनू और मेरा गुजारा करती हूँ। सोनू आज भी मेरी मदद करने आया था और इस तेज बारिश से बचने के लिए हमने एक पेड़ के नीचे छुपे थे। और फिर शाम हो गई और जब बारिश रुकी तो रात हो चुकी थी और इसलिए हम रास्ता पार कर रहे थे और तभी वो कार। स्कूल से आने के बाद सोनू हमेशा मेरी मदद करता था। हम यहीं पास के गांव में रहते हैं। मैं गरीब हूँ, इसलिए जंगल से सूखी लकड़ियाँ चुनकर उसे शहर में बेचकर अपने सोनू और मेरा गुजारा करती हूँ। सोनू आज भी मेरी मदद करने आया था और इस तेज बारिश से बचने के लिए हमने एक पेड़ के नीचे छुपे थे। और फिर शाम हो गई और जब बारिश रुकी तो रात हो चुकी थी और इसलिए हम रास्ता पार कर रहे थे और तभी वो कार। इतना बोलकर बुढ़िया फपक फपक कर रोने लगी। उस बूढ़ी औरत के शब्दों में जितना दर्द था उतनी ही अजीब सी भयानकता भी जाने क्यों लग रही थी। मैं माफी मांगता हूँ आपसे, प्लीज आप लोग चलिए मेरी कार में, यही पास में है, मैं आपकी मदद। एक मिनट, अचानक मेरे दिमाग में ये विचार कौंधा कि आज सुबह से कोई बारिश नहीं हुई थी, पर आज तो क्या बल्कि कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। इस ठंड के मौसम में बारिश कैसे हो सकती है? मैं बहुत ज्यादा हैरान था। और अगर इस जंगल में बारिश हुई होती तो सड़क गीली होती, पर ना तो जंगल गीला था ना ही सड़क। फिर मैंने उस बुढ़िया से पूछा, अम्मा आज तो कोई बारिश भी नहीं हुई, आप कैसी बात कर रही हैं? उस बूढ़ी औरत ने राहुल को अपने चारों तरफ देखने को कहा। ध्यान से देखो अपने चारों तरफ। पापा उस बुढ़िया के इतना बोलते ही मेरे सिर पर पानी की एक बूंद गिरी। मैं हड़बड़ा गया। मैंने देखा पेड़ से पानी चू रहा था और अगल बगल वाली जमीन पर अब पानी ही पानी दिख रहा था। मैं बुरी तरीके से हड़बड़ा गया। एक के बाद एक होती इन घटनाओं ने ना चाहते हुए भी मेरे मन को और डरा दिया था। मुझे लग रहा था कि मैं किसी सपने में हूँ, पर मैं जान चुका था वो कोई सपना नहीं, हकीकत थी। 11 जनवरी 1994 की वो भयानक रात मैं कभी नहीं भूल सकती, जिसने मेरी और मेरे सोनू की जान ले ली और उन लोगों ने हमें सड़क पर तड़पता छोड़ दिया। किसी ने कोई मदद नहीं की, कोई भी मदद नहीं की। पर ये बात आज भी चुभती है कि आखिर हमारी गलती क्या थी? आखिर हमारी गलती क्या थी? ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खसक गई। मुझे लगा कोई मजाक चल रहा है, पर तभी मैंने देखा वो बच्चा अचानक से उठ खड़ा हुआ, जिसके सर से अभी भी खून बह गया था और अब मानो वो ऐसा खड़ा हो जैसे बिल्कुल ठीक हो। मैं हल्का सा उससे पीछे हुआ। अब बुढ़िया ने पहली बार मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा देखकर मैं और घबरा गया। वो बहुत खौफनाक था। उसने कुछ पास से उठाया। ओह माय गॉड, वो एक कुल्हाड़ी थी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी एक जोरदार हंसी उस जंगल में गूंज उठी। ये कुल्हाड़ी देख रहे हो? इससे मैं लकड़ियां काटा करती थी और उस दिन उस परिवार की गर्दनें काट देती। अगर मैं मर न गई होती तो तुम सब शैतान हो, इंसानी शैतान। पर मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रही थी। ये अमावस की रात बड़ी जालिम होती है, जाने कैसे कैसे खेल करवाती है ना? पर शायद तुम्हें नहीं पता, ये आज की रात मेरी उस रात की ख्वाहिश को पूरी करेगी।